ये जो आप बता रहे हैं कि आप आशु कवि थे, तो ये बचपन से ही आपके अंदर थी या कुछ समय के बाद में ये कला निकल नहीं, के आपके अंदर छठवीं आई? कक्षा में जी, मैंने पहली मर्तबा एक कविता लिखी, जी। अच्छा, जिस पर दंडित भी हुआ। अच्छा। मैं अपनी कक्षा में बैठा हुआ कविता लिख रहा था और शिक्षक राम स्वरूप शुक्ल दयाल, जिन्होंने सुदामा नगर का निर्माण किया है, सुदामा नगर बसाया है, वो मेरे गुरु थे। और उसी समय मेरे मन में एक कल्पना आई, तो मैं वो जी, कल्पना को उतार रहा था, अपनी रफ कॉपी पे एक कविता लिख रहा था। जी। कविता भी स्कूल पर ही थी अच्छा, है। और लिखते लिखते जब उन्होंने सब वो अपना इबारत देखी और सब लड़कों को लिखते हुए देखा और मेरे को देखा कि वो जो लड़के लिख रहे हैं तो वो बोर्ड की तरफ देख देख के लिख और रहे आप कागज के हैं देख और रहे मेरी नजर जो है अपने कागज से उठ ही नहीं रही है। तो वो चलते चलते मेरे पास आए। मैं ऐसे ही बैंक बेंचर रहा थे। हमेशा। जी, जी, बैक बेंचर था, दीवार के पास एक सीट पर बैठा था और वो आए, उन्होंने कस के एक तमाचा मेरे गाल पे जड़ा जी, और मेरा मस्तक जो था सिर टकरा गया दीवार से जी, जी। और उन्होंने वो काफी खींची अच्छा, और उसको देखा तो रोने लग गए। राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन अखाड़े के पहलवान से कैसे बन गए एक कवि, कैसे राजनीति में आए और भविष्य को लेकर क्या है उनकी योजना। सुनिए पूरी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम नायक। नायक में आज हमसे रूबरू हैं राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन जी। कविता की बात हो, साहित्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, राजनीति की बात हो या बात पहलवानी की भी हो, सत्यनारायण सत्तन जी का नाम हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इस वक्त ये सौभाग्य की बात है कि साधना न्यूज मध्य प्रदेश के इंदौर के स्टूडियो में सत्तन जी मौजूद हैं। अभी अभी उन्हें प्रदीप कवि सम्मान से नवाजा गया है और इसके अलावा देश भर के बहुत सारे सम्मान उनकी झोली में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, हमें फक्र इस बात का है कि वो इंदौर से हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं और हमारे इस वक्त साथ में बातचीत भी करें। सत्तन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि 7 तारीख को जो है आपका जन्मदिन भी है धन्यवाद। और ये पूरा शहर, पूरा देश जो है जन्मदिन को मना रहा है। कवि प्रदीप सम्मान अभी आपको मिला है। हम चूंकि नायक का हमारा विचार ये है कि हम आपको जाने कि सत्यनारायण सत्तन कैसे बने, यहाँ तक कैसे आप पहुँचे, वो क्या स्थितियाँ रहीं। हम बचपन से बातचीत शुरू करना चाहेंगे कि आपके स्कूल, आप कहाँ किस स्कूल में पढ़े, उस वक्त क्या ये कविता का ख्याल आपके मन में था, कैसे यहाँ तक पहुँचे। पंकज जी, कुल मिला करके मेरा थ्रू आउट जो एजुकेशन है वो सरकारी है। प्राइवेट स्कूल में पहली बार छठी कक्षा में भर्ती हुआ तो निकाला गया वहां से जी, और उसके बाद जो लिंक चली वो सब शासकीय स्कूलों में रहे। स्कूलों से लगा करके जी, कॉलेज तक का जो मेरा एजुकेशन है जी, वो सब उसी में ही हुआ। जी, बाल्यकाल से ही चंचलता नाम की वस्तु बच्चों में होती है, मुझ में कुछ विशेष रही होगी जी, क्योंकि मुझे कुश्ती कसरत का ज्यादा जी। शौक था। मेरे पिताजी राजा के पहलवान थे। अच्छा, होलकर स्टेट में पहलवानों को जो है जी, वृत्ति देकर के भर्ती किया जाता था। जी, तो उसमें मेरे पिताजी जो थे पहलवानों में जी, काम करते थे। फिर वो शस्त्र कला के आचार्य थे, जी, वो ज्योतिष कला के आचार्य थे जी, और उसके साथ साथ वो उन्होंने अखाड़े के बहुत सारे पहलवानों को प्रशिक्षण दिया। जी, आशु कवि थे वो। जी, तो वो आशु कविता का भाव जो है मुझ में शुक्र संभूत उतर करके चला आया। शस्त्र कला का जो भाव था उनके पास था वो मुझ में उतर करके चला आया। मल्ल विद्या का जो भाव उनके पास था वो मुझ में उतर करके आया। मतलब मुझे जो मिला संस्कार जन्य मिला, शुक्र संभूत प्राप्त हो गया। जी। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है बिल्कुल। कि मुझे वो मेरा पारिवारिक परिवेश ही ऐसा था। और रहा प्रश्न कविता का, तो आशु कवि थे। राम दंगल का उन दिनों एक दौर दौरा चलता था।
दो पार्टियां होती थी जो आमने सामने बैठती थी और आशु कविताएं करती थी। एक अच्छा। सब्जेक्ट पर इधर वाले ने पढ़ा तो उसी सब्जेक्ट का जवाब देने के लिए दूसरे दल के जी। जो दूसरा मंच लगा होता था उसके जी। द्वारा उसका जवाब दिया जाता था। जी। मेरे पिताजी की ये महावरत थी कि वो एक साथ दो रचनाएं लिखते थे। अच्छा। जब वो मंच पर बैठते थे और वो जब राम दंगल होता था तो सामने वाले दल के व्यक्तित्व के द्वारा या गायक के द्वारा जो गीत प्रस्तुत किया जा रहा है उस गीत का जवाब और उसी का सवाल भी। क्या बात है। तो ये जो उनकी त्वरा थी, जो चेतना थी, प्रगल्भम परेशम, वो मुखर होकर के आती थी। मैंने उनके उस स्वरूप को देखा है जी। और स्वरूप को देखने के बाद ही वो सारे के सारे गुण जो हैं मुझ में आत्मसात कर। ये जो आप बता रहे हैं कि आप आशु कवि थे, तो ये बचपन से ही आपके अंदर थी या कुछ समय के बाद में ये कला निकल नहीं, के आपके छठवीं अंदर कक्षा में मैंने पहली मर्तबा एक कविता लिखी जी। अच्छा। जिस पर दंडित भी हुआ। अच्छा। मैं अपनी कक्षा में बैठा हुआ कविता लिख रहा था और शिक्षक राम स्वरूप शुक्ल दयाल जिन्होंने सुदामा नगर का निर्माण किया है, सुदामा नगर बसाया है, वो मेरे गुरु थे। वो एक अपठित काव्य पढ़ा रहे थे। वो अपठित काव्य देव कवि का था, महाकवि देव का था। मुझे वो पद याद था जो वो पढ़ा रहे थे। अपठित था लेकिन मेरे लिए वो पठित था क्योंकि मेरे तो परिवार में वो था तो मैं उसके टच में था। तो और उसी समय मेरे मन में एक कल्पना आई तो मैं वो कल्पना को उतार रहा था, अपनी रफ कॉपी पे एक कविता लिख रहा था। कविता भी स्कूल पर ही थी। अच्छा है। और लिखते लिखते जब उन्होंने सब वो अपना इबारत देखी और सब लड़कों को लिखते हुए देखा और मेरे को देखा कि वो जो लड़के लिख रहे हैं तो वो बोर्ड की तरफ देख देख के लिख रहे हैं और मेरी नजर जो है अपने कागज से उठ ही नहीं रही है। तो वो चलते चलते मेरे पास आए। मैं ऐसे ही बैंक बेंचर रहा हमेशा। मुझे पीछे बैठ करके सुनने और समझने का आनंद आता है। मैं आगे बैठ करके कभी भी कोई सा भी समारोह हो तो आगे बैठ करके या कथा हो, वार्ता हो, सभा हो, तो भी मैं पीछे बैठ करके सुनने में अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। तो मैं पीछे बैक बेंचर था, दीवार के पास एक सीट पर बैठा था और वो आए, उन्होंने कस के एक तमाचा मेरे गाल पे जड़ा और मेरा मस्तक जो था सिर टकरा गया दीवार से और उन्होंने वो कॉपी खींच ली। अच्छा। और उसको देखा तो रोने लग गए। वो खुद भी कवि थे। अच्छा अच्छा। खुद भी कवि थे राम स्वरूप शुक्ल दयाल। अरे ये क्या, अब मैंने तो सृष्टा को मार दिया। बेटे बोले मैं तो तुझे लिखा लिखाया पढ़ा रहा हूँ पर तू तो नया सृजन कर रहा है। क्या बात है। और मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, सारस्वत अपराध है ये। और उन्होंने एक तमाचा मेरे को दिया और फिर बोले बेटा क्या अच्छा है, तू कविता लिखता है, तेरे बाप भी कविता लिखते हैं, ये गुण तो तेरे में आना चाहिए और मुझे क्षमा कर। अब मैंने उनके चरण छुए कि गुरुदेव आप क्षमा मांगे हैं, आप गुरुदेव हैं, आपने जो भी अनुभव किया या जो भी कुछ हुआ ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिल गया। तो हंस दिए वो पहला क्षण था और वो पहली कविता थी मेरी। और आपको लगता है गुरुजी वो घटना जो है वो घटना तय थी, वो होना थी और उसके बाद में बुनियाद वही मेरे सहायक बने। उन्होंने ही मुझे कवि सम्मेलन के मंच पर पहली बार चढ़ाया और जब पहली बार उन्होंने कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ाया तो 5 रुपए पुरस्कार भी मिला। अच्छा। और मैं 6वीं कक्षा का छात्र था और 5 रुपए का पुरस्कार पा गया है। तो अपने आप में कुछ वो तो लगता था ना कि चलो 5 रुपए मिले। 2 दिन बाद फिर उन्होंने एक कवि सम्मेलन में मुझे बुला लिया। उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? यही 17 साल का था मैं। क्या बात है जी, बहुत अद्भुत बात आप बता रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत आपकी बचपन से हुई जी और उसके बाद में आप बताएं कि आप पूरा जो आपकी एजुकेशन हुई वो पूरी सरकारी स्कूलों में हुई। आपकी जो एजुकेशन घर से मिली, आपको लगता है कि स्कूल से जो शिक्षा मिलती है उससे ज्यादा कहीं मायने रखती है घर की शिक्षा? मेरी माताजी जो थी वो व्रत और उपवास और
संपूर्ण धार्मिक भावनाओं की महिला थी। जी, मेरे पिताजी जो थे वो इतनी कलाओं के निष्णात विद्वानों में गिने जाते थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनके जो बड़े बड़े बुजुर्ग शिष्य थे अब तो उनमें से बहुत कम रह गए, लेकिन उनके शिष्य जो थे उनमें ये संस्कार था कि मैं वहां पर अगर घर पर हूं तो वो मेरे भी चरण छू लेते थे। जी, और मैं उनसे कहता था काका जी ये क्या करते हो आप, ताऊ जी ये क्या करते हो, बोले नहीं नहीं तू तो गुरुपुत्र है। जी, वो संस्कार मुझे मिले। मेरे पिता शस्त्र कला की शिक्षा देते थे, मल्ल कला की शिक्षा देते थे और मैं उसको देखता था तो मेरी रुचि भी उसमें हुई जी, है। मैंने देख देख के ही सीख लिया उसे। अच्छा, फिर उसको एकत्रित किया, फिर समाज जोड़ा, एक अखाड़ा चलाया जी, जी, है और उसका प्रदर्शन किया हम इंदौर नगर की सड़कों पर। अच्छा, और उस शस्त्र कला में भी मुझे इंदौर शहर में काफी इनामात मिले। अच्छा। हाँ। कविता में सक्रिय रूप से आप कब आए? मतलब ये 17 साल की उम्र में आपने शायद पहला दूसरा मंच पढ़ा, उसके बाद में सक्रिय आप जब प्रोफेशनल कविता की बात हम करें, व्यावसायिक कविता में आप कब आए? 1966 में पहली बार कवि सम्मेलन के मंचों से साबका हुआ। एक कवि सम्मेलन, उसका सम्मत मुझे याद नहीं है, जी, लेकिन उसमें देश के 18 कवि थे। अच्छा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन उसकी सदारत कर रहे थे और नगर निगम के द्वारा आयोजित था वो। जी, और उस कवि सम्मेलन को युवक कांग्रेस के लोगों ने भंग किया। अच्छा, गांधी हाल में चल रहा था वो कवि सम्मेलन और युवक कांग्रेस के लोगों ने उस कवि सम्मेलन को तहस नहस किया। अच्छा, इस शहर के मेयर उस समय जुत्सी साहब थे, जी, दिल्ली कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे जी, और यहाँ पर वो चुनाव लड़ करके यहाँ पर वो मेयर के पद पर विराजमान थे। जी, और उसी कवि सम्मेलन में लड़कों ने एक भी कवि को ठीक से नहीं पढ़ा, अच्छा, नहीं सुना। जो भी आया हो कागज शूटिंग फेंक शूटिंग रहे के हैं, ये ऊपर, कर रहा है, जूता तक फेंका गया उस जी, कवि जी, जी, सम्मेलन। जी, जब ये सब चल रहा था तो मेरे गुरु भी थे उसमें। जी, तो उन्होंने सुमन जी से कहा कि यार सुमन ये एक छोरा बच गया। अच्छा, इसको ले आओ। तो सुमन जी ने देखा मैं उनका विद्यार्थी था विद्यापीठ में, अच्छा, तो बोले अरे सत्यनारायण तुम है? मैंने जी सर। बोले खड़ा हो जा। कोई नाम नहीं कोई धाम नहीं और उन्होंने मुझे उस नगर निगम के कवि सम्मेलन में खड़ा कर दिया। मैंने दोनों हाथ जोड़े जनता जनार्दन के और हाथ जोड़ करके कहा कि देखो भैया हुड़दंग करने वालों, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ यार। अगर मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिली होती तो मैं वही होता जहाँ तुम हो, मैं भी वही कर रहा होता जो तुम कर रहे बहुत हो अच्छी बात है? जी, इसलिए मैं आपकी उम्र का हूँ और 4 लाइन मेरी आप सुन लो, अच्छा लगे तो आगे बोलने देना, नहीं तो वही गति जो आपने इनकी कर दी। मन की बात कह दी। हाँ तो वो बोले अच्छा सुना। मैंने 4 लाइन पढ़ी, ताली बज गई। बोले और सुना और सुना। 3 कविता पढ़ करके मैं वहां से हटा। जी, एक कविता मैंने उसी जमाने में लिखी थी, यही शहर इंदौर है बेटा। उस समय उस तत्कालीन इंदौर की छवि स्टेशन से लगा करके अपने घर तक जी, का वर्णन था उसमें है। तो उस कविता को मैंने पढ़ा तो हिट हो गई। कुछ भावार्थ कुछ आपको याद आ रहा है? हाँ, जी, यही शहर इंदौर है बेटा, आओ इसकी सैर करा दूं, स्टेशन से आगे आओ, खास खास चीजें दिखला दूं। देखो ये पुल स्टेशन का, इसे पार कर बाएं आओ, देवालय है शिव शंकर का, पवन पुत्र को शीश झुकाओ। ये घंटा घर हाँ, हाँ, गांधी जी का, नेता यहाँ फांकते अपनी, क्या बात ये है। कर देंगे वो कर देंगे, गप्पे सदा हाँकते अपनी। कई जश्न आजादी के इसमें हर साल मनाए जाते, कभी कभी इस हाल के अंदर तबले भी फड़काए जाते। ये है न्याय भवन पास में, न्यायालय, ये है न्याय भवन, इसमें तो प्रतिदिन न्याय हुआ करता है। यहाँ भी जेबें कट जाती, ये भी अन्याय हुआ करता है। यहाँ घूसखोरी और भ्रष्टाचारी का बाजार गर्म है, लखपति सेठ भी चपड़ासी से बातें करता है, यहाँ नरम है। कई चोर जेब कट खूनी प्रतिदिन यहाँ पकड़ कर आते,
अत्याचारी भ्रष्टाचारी के एक यहाँ सजाएं पाते, हाँ। 6-6 इंची के गड्ढे सड़कों में देखो पड़े भयंकर, लगे साइकिल में दचका तो उसी दम हो जाती पंचर। हाँ। ये सिखों का गुरुद्वारा है। क्या बात, सिख पूरा भक्त इंदौर। भी प्रतिदिन आते, राम प्याऊ भी बनी सामने, प्यासे मानो प्यास बुझाते। वो चौराहा जेल रोड का मचा जहां गुलशोर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा। हाँ। क्या 3 बत्तियां, 4 रास्ते, अब फिर सीधे सीधे आओ, देख देख चलती परियों को, अपने मन में मत शर्माओ। हाँ। आडंबर श्रृंगार का साधन यहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा, जरा संभल कर चलना वरना बटुआ खुद ही चल जाएगा। हाँ। ठिठक ठिठक करके सुंदरियां तितली जैसी चली जा रही, क्षमा जल गई शाम हुई है, परवानों की कजा आ रही। ऊंची एड़ी के जूतों पर बालाएं मछली फिरती हैं, चढ़े साइकिल पर मजनू जिनके दिल पर बिजली गिरती है। चढ़े साइकिल पर मजनू जिनके दिल पर बिजली गिरती है। या आगे आओ, श्री कृष्ण टाकीज की शान दिखाऊं तुमको, नगर पालिका निगम बना है जिसका दर्श कराऊं तुमको। नेताजी को, बाबूजी को और दरोगा जी को देखो, प्रेसिडेंट सर्वेंट सभी पहने हैं खाकी पैंट को देखो, प्रेसिडेंट सर्वेंट सभी पहने हैं खाकी पैंट को देखो। कोई भरने जाता, कोई भरना भर कर आता, इस बाबू की रोनी सूरत, वो भैया मुस्काए जाता। नगर निगम पालिका के अंदर हरिजनों का जोर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा। क्या अद्भुत। कृष्णपुरे का पुल ये देखो, खान नदी बहती जाती है, बारिश तो होती थोड़ी पर इसमें बाढ़ बहुत आती है। खान देवता उत्तेजित हो प्रसन्न होकर बढ़ते जाते, झोपड़ियां जो बनी किनारे उनको सदा बहा ले जाते। बारिश में ये खान समंदर लहराता है, बारिश में ये खान समुंदर मुस्काता है। नगर निगम पर सदा विजय पाता आया ये खान समुंदर, निगम सदा हारा है इससे बना विजेता खान समुंदर। ये महान खान सागर जिसका गंगा तक दौर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा। इंदौर नगर की शान दिखाऊं बेटे मेरे आगे आओ जी। कल तुमको वापस जाना है, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। यह है चौक राजबाड़े का, और बाड़े की शान देख लो, मल्हारी झंडा लहराता खड़ा संतरी जवान देख लो। 5 द्वार हैं इस बाड़े में, 7 मंजिलें मुस्काती हैं। बना बगल में छोटा बाड़ा, क्या सुंदर खुशबू आती है। कोई समय था इन बाड़ों में भरे हुए थे कई खजाने, किंतु आज युग बदल गया है, लगी देख लो यहाँ दुकानें। रंग रंग का शोर मच रहा, बैठे कफन चोर है बेटा, यही शहर इंदौर है बेटा। गुरुजी, आपकी जो खासियत है, बड़ी बात यह है कि आप चूंकि कवि हैं, आप शायर हैं, आप राजनीति में भी आप राजनीति में भी हैं, लेकिन आपकी एक जो खासियत है वो आपको कहीं ना कहीं हाशिए पर भी लाती रही है, वो है सच बोलने की। जो जबान पर होता है, जो मन में होता है, वो आप बोल देते हैं, आप डिप्लोमेसी नहीं करते। ये कारण रहा शायद कि राजनीति में आप आए, लेकिन उसके बाद भी परेशान रहा, सत्य परेशान रहा, पराजित नहीं। मैं अपराजय योद्धा हूँ जी। मेरे अपने मन से ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने झुक करके कोई चीज मांगने का प्रयास नहीं किया। चाहे अपने जीवन में राजनीति रही हो, चाहे कविता का मंच रहा हो, या कोई जैसे स्थान पे मेरी रुचि हुई हो, कभी भी मैंने आगे बढ़ करके कुछ मांगने का प्रयत्न नहीं किया। मैं 4 चुनाव इस शहर में लड़ा हूँ, बिल्कुल, लेकिन कोई भी सज्जन ये नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति मेरे घर पर चंदा मांगने आया। गुरुजी, आप जब मंच पर होते हैं तो आप देश प्रेम की कविता की बात हम करें, हम श्रृंगार की बात करें, हम हास्य की बात करें, हर विधा में आपका उसी तरह से दखल है। लेकिन आपको कौन सी विधा इन तीनों में ऐसी लगती है जिससे आप बहुत नजदीक पाते हैं? क्योंकि जब आप मंच पर पढ़ते हैं तो लोग आपको सुनते रहते हैं, सुनना चाहते हैं लगातार। हास्य बहुत ज्यादा नजदीक दिखता है आपको, क्या आपको लगता है? नहीं, मैंने लोक रुचि के लिए हास्य लिखा। मैं हास्य का कवि नहीं हूँ, मैं मूलतः करुणा और भक्ति का कवि हूँ जी।
मैंने रामचरितमानस की मंथरा की उपेक्षिता को उठा करके जो ग्रंथ का सृजन किया है, उसके पीछे यही भावना है, अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी के विकास की कल्पना। राम राज्य में भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भला किया, संसार को राम दिए और खुद अपमानित होती रही। आज तक लोग उसे गाली देते हैं। मंथरा पर काव्य लिखा मैंने, और उसमें यही कहा कि 3 वर्ण का शब्द मंथरा, 3 अक्षर ही है उसमें, 3 वर्ण का शब्द मंथरा। जिसने समझा वही भवतरा। वो संसार से तर गया जिसने मंथरा को समझा। कैसे? तो 3 अक्षर में आखिरी क्या है, बीच में क्या है और प्रथम क्या है? तो मध्य वर्ण को, मध्य में था है, मध्य वर्ण को अंत बनाकर अंतिम रा को पहले बैठाकर पढ़ो, समझ लो राम थे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मध्य वर्ण को अंत बनाकर अंतिम को पहले बैठाकर पढ़ो, समझ लो राम थे। रमे मंथरा में वो शोभा धाम थे। मंथरा तेरी वेदना असीम अपार है, ब्रह्म राम जितनी ही अपरंपार है। सहन शक्ति की प्रतिमा तुझे प्रणाम है, अपयश से तव जीवन का संग्राम है। चिर उपेक्षिता तू जग मंगलकारी, दिखलाया तूने सहनशील है नारी। नारी तू विष पी पी कर भी मुस्काई, पर तरस न आया जग को थी तू दाई। रानी होती तो हर कवि छंद बनाता, साकेत सरी के काव्यों में दुलराता। मैथिली शरण जी पर एक तंज किया मैंने। बिल्कुल। रानी होती तो हर कवि छंद बनाता, साकेत सरी के काव्यों में दुलराता। दुर्भाग्य, एक तो निर्धन, दूजे दासी, तीजे दशरथ के हेतु बन गई फांसी। चौथे राघव को तूने राम बनाया। 5वें धरा से पाप नष्ट करवाया। इसलिए तेरे हित विश्व कवियों की वाणी, इसलिए तेरे हित विश्व कवियों की वाणी, इसलिए काव्य से वंचित तू कल्याणी। पर मत रो, मैं तेरे लिए प्रभात लाया हूँ। शतदल न सही पर मृषण पात लाया हूँ। स्वीकारो, जो भी अर्घ्य चढ़ाता हूँ मैं, कविताओं के उपवन में लाता हूँ मैं। हर कवि की कलम तुझे अब दुलराएगी, कविताओं की मालाएं पहनाएगी। था रामचरितमानस पर यह ऋण बाकी, सच्चाई मंथरा की न किसी ने आकी। इससे मैं वाल्मीकि तुलसी का वंशज, गौरी शिव गजानंद की लेकर पदरज। यह ऋण समाज को लौटाने आया हूँ, जैसा जो भी बन पड़ा साथ लाया हूँ। स्वीकारो, जो भी अर्घ चढ़ाता हूँ मैं। अपना परिचय, अपना परिचय अपने मुख से ही तुम स्वयं ललाम दो। अपना परिचय अपने मुख से ही तुम स्वयं ललाम दो। साध्वी मेरे युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, साध्वी मेरे युग को भी मर्यादा। सीधे तादाद में स्थापित कर लिया। ऐसा लग रहा है इससे आप बात कर रहे हैं, वो सुन रही हैं। क्या बात। गुरुजी, राजनीति में आप आए और राजनीति में आपने निश्चित रूप से, जैसा आपका नाम कविता में है वैसा राजनीति में भी है। शिक्षा भी आपने की। आप बहती हुई नदी की तरह हैं। फिर हमने आपको देखा कि आप जो है प्रवचन भी कर रहे होते हैं। ये इस पूरी उसके बाद में आप क्या लगता है आपको, आप फिर भी कोई चीज है जो लगता है कि छूट गई है, वहां पहुंचना है, ऐसी कोई चीज अभी बची? माता पिता के संस्कार जो है धर्मपरायणता के थे। पिता के संस्कार जो थे वो साहित्य
और बल आराधना के थे। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाब्देहम दनुजवन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रपतिवर्दूतम वातु जातम नमामि। इस पाठ को मेरे पिताजी ने अनेकों बार पढ़ाया मुझे। अगर बल कीर्ति की आराधना करता है तो माता सरस्वती के साथ दुर्गा की आराधना करना पड़ेगी। और यदि राम की पूजा करता है तो हनुमान के बिना सामर्थ्य नहीं है, बिना समर्थ नहीं है। तो बल विक्रम पराक्रम है, ये जो है बंदौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम शरण जात। श्रद्धा संबल जो होते हैं मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये प्रेरणा मुझे अपने माता पिता के माध्यम से प्राप्त हुई। मेरी माता अत्यंत भक्तिमती महिला थी, बहुत उपवास करती थी, बहुत व्रत करती थी। अगर किसी मरीज को देखने के लिए वो अस्पताल जाती थी तो आकर के स्नान करती थी। अगर तांगे में बैठ गई तो वो आकर के स्नान करती थी। मतलब स्नान उनका ऐसा है जितनी भयंकर ठंड हो और वो अगर किसी के सुख दुख में चली गई तो उनका स्नान बहुत जरूरी था। तो वो कर्म कांड और ये सारी की सारी स्थितियां मुझे संस्कारगत परिवार से मिल गई। जी गुरु जी, क्या लगता है मनुष्य जीवन जो है वो आपको जब आपसे बात करते हैं, जब आपको सुनते हैं, जब आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि यही मनुष्य जीवन होना चाहिए, इसी ढंग से सार्थक होता है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो क्या कहना चाहेंगे अब इस दुनिया को जो कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्रेशन में चली जाती है, कहीं परेशान हो जाती है, क्या कैसे अपने जीवन को सार्थक किया जाए? हमारे पूर्व पुरोधाओं ने हमें मार्ग देकर के एक बात समझाई। रामचरितमानस के पृष्ठों पर लिखा गोसाई तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य, ये मनुष्य का जरूर शरीर जो हमें प्राप्त हुआ ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये क्या है मानुष तन? बोले सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। भगवान को मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के अवतरित होना पड़ा यहाँ पर। और उन्होंने मर्यादा की सीमा रेखा को जो इतना लंबा कर दिया कि आज उससे प्रेरणा लेकर के हजारों लाखों करोड़ों असंख्य लोग प्रेरणा लेकर के अपने आचरण को सुधार रहे हैं। तो सुर दुर्लभ, देवता चाह करके मनुष्य नहीं बन सकता, मनुष्य चाह के देवता बन सकता है। बहुत खूबसूरत बात। मनुष्य देवत्व के सन्निकट जा सकता है लेकिन देवता चाह करके मनुष्य नहीं बन सकता। अब मैं उसी पर आ रहा था क्योंकि आप आध्यात्मिक हम जब बात कर रहे हैं तो आपका अलग व्यक्तित्व तो सामने आता है, लेकिन कई बार राजनीतिक में भी आप ऐसा लगता है कि आप सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं। बीच में सांसद, आप लगा था कि गुरुजी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं 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 जी, नहीं नहीं नहीं, मैं सांसद का चुनाव लड़ने वाला नहीं था। सांसद के चुनाव में 8 बार जीतने वाली ताई जी को अपने पद से अलग बिठा करके नौजवान को अवसर देने के लिए प्रयत्नशील था कि पार्टी में आप 8 बार चुनाव जीत चुकी है, अब आपको संतोष कर लेना चाहिए और आपको घर बैठ जाना चाहिए। नौजवान पीढ़ी जो है उत्साह के साथ जो अपने लड़ाई लड़ रही है उसे अवसर मिलना चाहिए। वो ना तो मुझे कोई ताई जी से दुश्मनी थी, वो अत्यंत मेहनती और बहुत सुचारू और जो है संस्कृति संपन्न महिला है वो है। उन्होंने इंदौर नगर में अहिल्या के गौरव को द्विगुणित करने में अपने चारित्रिक समाधान दिए हैं। मेरा उनसे क्या विरोध हो सकता है? उनको ला करके चुनाव लड़वाने वाले लोगों में से एक मैं भी हूँ, बिल्कुल है। उनका प्रचार करने वाले लोगों में से भी मैं हूँ और मैं उनके विरोध को, उनका विरोध नहीं किया। मेरा आग्रह उस सारे के सारे कार्यक्रम के पीछे यही था कि नौजवान पीढ़ी को नेतृत्व सौंप दिया जाए। और वो भगवान की कृपा से ऐसा संपन्न हुआ कि एक नौजवान इस नगर का सांसद बनने की योग्यता ले रखा। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि वो जो नौजवान आज इंदौर नगर का सांसद है वो मेरा विद्यार्थी थी। बिल्कुल योग की बात। जी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं? टिपिकल व्यक्तित्व जी,
धर्म भी धारण करेगा, राष्ट्र की पूजा भी करेगा, अपने कर्मचारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरफ हटा करके दूसरों के माथे पे तिलक लगा के उनके हक को मार देगा। नरेंद्र मोदी की यही खूबी है कि उसका कार्यकर्ता भले ही पिछड़ जाए, लेकिन उसकी पार्टी में दूसरे लोग आ रहे हैं तो उन दूसरे लोगों का सत्कार करते हुए अपने पार्टी के वैभव को बढ़ा करके, अपने संगठन को व्यवस्थित करके, अपने लोगों को भले ही दबा दे, लेकिन आगंतुक का स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ा हो जाए। देश धर्म दोनों के प्रति सजग भाव से अपने आप को समर्पित रखने वाला एक व्यक्तित्व है नरेंद्र। लेकिन राजनीति की दृष्टि से वो जैसा उचित समझता उसमें किसी की राय कबूल नहीं करता। ये सब पॉलिटिक्स देश के हित में है, निस्संदेह है। आज की तारीख में तो निस्संदेह देश के हित में। बेबाकी के साथ निर्णय लेना, बेबाकी के साथ प्रस्तुत होना। अब ये बात अलग है कि जो विरोधी है वो तो कुछ कहेगा कि यार देखो 3 ड्रेस बदल रहा है, 4 ड्रेस बदल रहा है, तो वो ड्रेस बदल रहा है, देश तो नहीं बदल रहा है। देश के उत्थान की मंगल कामना को लेकर के राष्ट्रवादी विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का जो काम उस व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा है वो अपने आप में अभिनव है। और सहजता, सरलता, सुसंगति, ये सारे के सारे गुण उनके नेतृत्व में परिलक्षित होते हैं। इस देश को जोड़ने के लिए कुछ अच्छे लोग भी लगते हैं, और जहां अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरों का होना तो स्वाभाविक ही है। यदि आप बहुत वर्षों तक कांग्रेस का नाम जो चलता था, एक जमाना था कि लोग कहते कांग्रेस किसी को भी खड़ा कर दे जीत जाए। बिल्कुल, एक समय था, एक समय था। और एक समय ये भी था कि अगर जवाहरलाल नहीं रहे तो इस देश का क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय ये भी था कि अगर इंदिरा जी नहीं रही तो इस देश का क्या होगा। देश तो निरंतर आगे बढ़ा है। इंदिरा जी भी नहीं है, जवाहरलाल जी भी नहीं है, और उसके स्थान पर आकर के नरेंद्र मोदी सरी का एक पिछड़ा, बिल्कुल पिछड़े वर्ग का आदमी आकर के बैठा हुआ है, ओबीसी का। और उसने देश को संचालित किया, सम्मान को बढ़ाया। तो ये योग्यता किसी की बपोती नहीं होती है। राष्ट्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। चाहे जिस क्षेत्र में आप देखो, भारतवर्ष प्रतिभाहीन नहीं है। जब जब विश्व में अंधकार में, अज्ञान के अंधकार से ग्रसित हुआ है, तब तब हिमालय ने आवाज दी कि मेरे आंगन में आओ, मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दूंगा। मेरा नाम भारत है, मैं ज्ञान से रत हूँ, ज्ञान से रत हूँ। और लिखा है हमारे यहाँ पर आचार्यों ने उसकी अभिव्यक्ति की कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ सब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वो साम संगीत जयशंकर प्रसाद के भारतवर्ष में उतर करके आए। तो हमारा जो साहित्यिक अनुदान है, हमारा जो धार्मिक है, जो हमारा जो आध्यात्मिक परिवेश है, जो दार्शनिक परिवेश है, जो हमारे इतिहास की गरिमामय अभिव्यक्तियां हैं, जो मूर्तियां हैं, उन्होंने हमारे इस देश को महान बनाने में कोई कसर थोड़ी छोड़ी। हम उन्हीं की अमृत संतान हैं और हमें अमृत संतान कह करके संबोधित किया गया। अच्छी बात। तो जी, अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या चाहते हैं समय से अपने आप से? भविष्य किसने देखा? ज्योतिषियों ने जरूर देखा। वो भले ही कि ग्रहों की स्थिति और उसको लेकर के विचार करते हैं। मैं एक ही कामना करता हूं कि जो प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार मुझे आज तक प्राप्त होता रहा, भविष्य में भी मैं उसका अधिकारी बना रहूं। जिस आशीर्वाद की मंगल छाया में पुष्पित पल्लवित होकर के मैं अपने जीवन की यात्रा को इस स्थान तक ढोने में कामयाब हुआ हूं, वो भाव मुझ में सतत रूप से निवास करता रहे। अब पदीपो भव,
भगवान बुद्ध ने कहा था कि अब दीपो भवो, अपने अंदर एक दीपक की स्थापना कर जो तुझे प्रकाशित करने के साथ समाज को भी प्रकाशित करेगा। मैं भगवान बुद्ध की उस भावना से अनुप्रेरित, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से प्रेरित हूँ, श्री कृष्ण के ज्ञान गीता से प्रेरित हूँ। मेरे पास जो वेदों की विभूति है, मेरे पास जो अखंड ज्ञान का भंडार है, वो मेरे देश ने मुझे दिया है और मेरा देश ज्ञान की आराधना में आज सदैव लगा हुआ है। उसने एक नारा जो दिया विश्व बंधुत्व का, सर्वम खलविदम ब्रह्म के साथ साथ ये भी कहा विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना भारतवर्ष के अलावा कहीं से निकल करके नहीं आई। मेरे देश के विवेकानंद थे जिन्होंने अमेरिका में भाषण करते हुए ये कहा, भाइयों और बहनों। बिल्कुल सही। लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा। अंग्रेजी में यही तो कसर है कि लेडीज के साथ कोई भी विशेषण नहीं है। लेडीज शब्द को बिल्कुल इस नेकेट की तरह, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैन के साथ जेंटल विशेषण लगा हुआ है। वही सभ्य क्या हुआ, सभ्य क्या है। लेकिन भाषा की दृष्टि से लेडी जो है हमारे देश की, वो माँ है। और दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं, ताज भी हो तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मालय शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम। हम उस माता की आराधना करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी है माँ है। हमने नारी को गौरव दिया है। और नर और नारी के शब्द को अगर आप देख लें तो नर शब्द में पंकज जी कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल नेकेट है, विदाउट चड्डी बनियान, मात्रा रहित। और नारी शब्द में दो मात्राएं हैं। ना के ऊपर लगा हुआ आ का डंडा नारी के मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचायक है, और र के ऊपर पड़ी हुई मात्रा नारी की मर्यादा का परिचायक है। ये देश राम और सीता का देश है, मर्यादाओं का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में यदि पुरुष मर्यादित रह करके आचरण करता है तो निस्संदेह वो भारतवर्ष की संस्कृति, संस्कार और संस्कृत तीनों को जीत। क्या बात है गुरु जी, हम चाहते हैं कि लगातार आपसे बात करते रहें, और जितना आप कह रहे हैं हम और इच्छा बढ़ती जा रही है, उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि आपसे बातचीत करें, लेकिन समय की चूंकि अपनी एक सीमितता है। राष्ट्रकवि सत्तन जी से हम बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन छोटी सी कविता के साथ में हो, ऐसी कविता जो आपके दिल के पास में हो। और आप समय की मर्यादा है भाई साहब, तो समय तो किसी के बाप के रुका नहीं। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय श्री कृष्ण भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया क्षण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, और एक समय कोल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश वर में मिले, एक समय 10वां शीश कटे पड़े रण में। तो इस आदमी बेचारे की बात भला कौन करे, जब सूरज की 3 दशा होते एक दिन में, सूरज की 3 दशा हो तो मनुज बली नहीं होते। समय होत बलवान भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। क्या बात, क्या बात। तो समय सर्वोपरि है। आप भी समय से बंधे, मैं भी समय से बंधा हूँ, और समय ही था जिसने हमें यहाँ पर बैठ करके वार्तालाप करने के लिए प्रेरित कर दिया। आपकी मेरी दोनों साधना चैनल पर सफल हो गई। तो ये हैं गुरुजी, जो राष्ट्र कवि हैं और हम सबके गुरुजी हैं। और बड़ी बात यह है कि 7 फरवरी को आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस वक्त साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश के स्टूडियो में है और हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की। बहरहाल जब गुरु जी से बात होती है, सत्तन जी से बात होती है, तो आप नहीं रह जाते, आप सत्तन जी हो जाते हैं, आप उनमें मय हो जाते हैं, उनके आभा मंडल में खो जाते हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश जो है उनके आभा मंडल में खोए, और उनकी जो बातें हैं, जो उनकी सीख है, वो आप सब तक पहुंचे, हम सब तक पहुंचे। इसी कामना के साथ बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद। जय हो।